हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो 2021 के रहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम 2021 के एमसीक्यूज करेंगे जो पूछे गए हैं। सब आपको निवेदन है आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और खुद भी लाइक कर लो। ठीक है, सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट जेआर को क्रैक करना। ओके, यस। सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है इसमें आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, यानी किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। यानी ये आपको सारा पता चलता है इस क्लास से। सो इसको आप मिस मत करिएगा। ओके, सो अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो ये कुछ क्लासेस और हो रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, इसको भी आप मिस मत करिए। ठीक है, इनको भी आप मिस मत करिएगा। अगर आपने इनको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एमसीक्यूज ऑफ 2021। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने जा रहे हैं। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो मैं भी शेयर करके रखूंगा। ठीक है, उसके बाद हम आज के एमसीक्यू सीरीज पे जाएंगे। ओके, सो आर यू रेडी? अगर आपने शेयर किया है देन गिव योर थम्स अप, देन वी बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। So are you ready? Let's begin. So let's get started. So let's start our today's MCQ series. So here आपके सेकंड पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। देखो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में। ठीक है, सो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है? नॉलेज कंप्रहेंजन एंड एप्लीकेशन लेवल्स इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बिलोंग टू द हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। यानी नॉलेज कंप्रहेंजन और एप्लीकेशन लेवल्स जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो ये हाई लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग है क्या? ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइजेशन बिलोंग टू हाई लेवल ऑफ अफेक्ट डोमेन। सो ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइजेशन है हायर लेवल किसके? अफेक्ट डोमेन के। तो अगर है दोनों करेक्ट तब ट्रू आएगा, ए आएगा, यानी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। अगर दोनों गलत है तो बी आएगा। अगर एक ट्रू है यानी एक सही है, दूसरा गलत है, तो सी आएगा। अगर एक गलत है दूसरा सही है तब डी आएगा। आप आंसर कर लो सब। सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसमें कॉग्निटिव लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग जो हायर लेवल जो है वो एवेल्युएशन, बट यहाँ पे कह रहा है नॉलेज एंड कंप्रहेंजन, नॉलेज कंप्रहेंजन एंड एप्लीकेशन, तो ये हाईएस्ट लेवल है, तो ये हाई लेवल नहीं है। तो वो कौन से? वो इवेल्युएशन है। ठीक है, यस। इवेल्युएशन में 3 आते हैं, क्रिएटिविटी में 3 आते हैं। एक आता है एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। ओके, सो इवेल्युएशन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। ठीक है, सो इसी तरह अफेक्टिव डोमेन में ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइजेशन यानी हाईएस्ट लेवल है। ठीक है, हायर लेवल्स है, तो ये करेक्ट है ये वाला। ओके,
सो आई होप यू गॉट इट। आप इसको पढ़िए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को, उसमें साइकोमोटर डोमेन, अफेक्ट डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, ये तीनों पढ़िए, तो इससे जरूरी क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच थ्योरी ऑफ लर्निंग सपोर्ट्स रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग? ऐसी कौन सी थ्योरी है लर्निंग की जो रिफ्लेक्ट करता है, इन्हें जो सपोर्ट करता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को, ठीक है, इन्हें जहां से रिफ्लेक्शन हमें आती है, ठीक है। हाँ, तो वो कौन सी थ्योरी है? ए है थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग, बी है एनफोर्समेंट थ्योरी, से नीड रिडक्शन थ्योरी, डी है कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपको बताना यहाँ पे कौन सी लर्निंग थ्योरी जो है सपोर्ट कर रही है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को। जो क्वेश्चन कैसा आया है, ऐसे आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी जो है, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी जो है ये सपोर्ट करता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, देखो ज्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, असर्शन रीजन के टाइप क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। सो इनको आप अच्छे से पढ़ लो। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, अगर एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट इज डिवोट टू लर्निंग द क्लासरूम, यानी एंगेजमेंट, जितने लर्निंग प्रोसेस में एंगेज रहेंगे स्टूडेंट, उसका मतलब क्या है कि यानी स्टूडेंट जितना टाइम निकालेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है, लर्न करने के लिए क्लासरूम में। तो इस तरह से में सेकंड क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज फॉर्मल, वायरस समेटिव असेसमेंट इज इनफॉर्मल। क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर्मल है और समेटिव असेसमेंट इनफॉर्मल है? तो ये बताना आपको कि अगर दोनों ट्रू है तो ए आएगा, अगर दोनों गलत है तो बी आएगा, अगर एक सही है दूसरा गलत है तो सी आएगा, अगर एक सही नहीं है दूसरा सही है तब डी आएगा। देखो इसको भी आप समझो, ऐसे नेट करने जा रहे हो, नेट क्वालिफाई करने जा रहे हो, तो कम से कम आपको थोड़ा सा इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है। यस, सो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप इसको भी हिंदी में लाइए, तो ये जरूरी नहीं है, यानी ऐसे इतना थोड़ा सा आना चाहिए। ओके, सो आप सब आंसर कर लो। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। यानी पहला ट्रू है, पहला स्टेटमेंट सेकंड है फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस रेफर्स द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स डिवोट टू लर्निंग द क्लासरूम, यानी कितना टाइम निकालेंगे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए, ठीक है, दैट इज एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट सेकंड वो फॉल्स है, वो कैसे सही नहीं है, उसमें कह रहे हैं कि फॉर्मेटिव वैल्यूएशन फॉर्मल है, समेटिव नहीं है, समेटिव इनफॉर्मल है। तो ये गलत है, दोनों फॉर्मेटिव समेटिव ये दोनों फॉर्मल वैल्यूएशन होती है, ठीक है। सो ऐसे ये दोनों गलत है, तो स्टेटमेंट सेकंड जो है ये सही नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 4 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। Which level of teaching is also designated as exploratory understanding, यानी किस लेवल की टीचिंग को बोलते हैं exploratory understanding, ये बताना है आपको।
मेमोरी लेवल, बी है अंडरस्टैंडिंग लेवल, सी है रिफ्लेक्टिव लेवल, डी है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। चलो आप आंसर कर लो सब। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मैं 40 सेकंड ही लेता हूँ, ठीक है। यस, और बोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। हम एक्सप्लोर करते हैं, है ना, थिंग्स को, ठीक है। सो यहाँ पे जो एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग है इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल होते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं थिंग्स को जब हम फील्ड में जाते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना आप। तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। एसर्शन इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देखो ये भी एसर्शन टाइप का क्वेश्चन है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एज प्रोवाइडेड बाय आईसीटी बेस्ड गैजेट्स इज इंटेंडेड टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग मटेरियल। यानी जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है जो प्रोवाइड करते हैं आईसीटी द्वारा, ठीक है, आईसीटी बेस्ड गैजेट जो होते हैं, इज इंटेंडेड टू ऑप्टिमाइज लर्निंग। तो ये लर्निंग को गेन करना चाहता है, यानी ज्यादा से ज्यादा लर्निंग होनी चाहिए, और लर्निंग मटेरियल जो हम यूज करेंगे उससे इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, ठीक है। सो रीजन क्या कहते हैं, एनी मीनिंगफुल सपोर्ट इन टीचिंग हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ऑगमेंटिंग लर्निंग कंडीशंस एंड आउटकम्स, ठीक है। सो कोई भी मीनिंगफुल सपोर्ट जो टीचिंग के लिए होता है वो इंस्ट्रूमेंटल बनता है किसमें, जब कोई भी सीखने की क्षमता होती है या कोई हमें रिजल्ट चाहिए, यानी आउटकम जब हमें चाहिए, तो उसके लिए कोई भी मीनिंगफुल सपोर्ट जो होता है वो इंस्ट्रूमेंटल बन जाता है, ठीक है। सो असर्शन इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना आपको, अगर ए असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है तो रीजन अगर उसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट होगा असर्शन का तब ए आएगा। बी है अगर दोनों ट्रू होंगे, दोनों सही होंगे, बट रीजन जो है वो करेक्ट नहीं होगा एक्सर्शन का। इस तरह सी क्या है, ए जो है वो करेक्ट होगा, है ना, बट रीजन करेक्ट नहीं होगा। डी क्या है, ए इन असर्शन करेक्ट नहीं होगा तो रीजन करेक्ट होगा। तब आपको बताना है यहाँ पे कि आंसर कौन सा आएगा। चलो सब आंसर कर लो, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो, उसके बाद, है ना। 40 सेकंड में रखता हूँ, 40 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी दोनों ट्रू है, यानी ए असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है। सो ये है मतलब इसका करेक्ट आंसर, है ना। ऐसे क्वेश्चंस को समझो अच्छे से, ठीक है, आपस में मिलता है या नहीं। देखो यहाँ पे कैसे मिलता है ना। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है क्योंकि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम यानी जो आईसीटी प्रोवाइड करती है उससे हमें ज्यादा से ज्यादा लर्निंग आउटकम्स आ जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लर्निंग भी होगी, ठीक है, इंटरेस्टेड लर्निंग भी होगी, ठीक है, बच्चे उससे ज्यादा सीखेंगे भी। तो इसी तरह कोई भी सपोर्ट जो मिलेगा यानी मीनिंगफुल सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे आईसीटी मीनिंगफुल सपोर्ट है तो ये मतलब हमें आउटकम्स देता है अच्छे से, है ना। इसमें कोई भी कंडीशन होगी यानी किसी भी क्लासरूम किसी की तरह होगा, बट आईसीटी अगर यूज होगा वहां पे हमें इंटरेस्ट भी देखने को मिलेगी, है ना, हमारे लर्निंग आउटकम ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ए सीक्स गाइडेंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम टीचर, वो टीचर से गाइडेंस लेता है। बी फोकस ऑन डिटेल्स ऑफ करिकुलम मटेरियल्स। सी लाइक्स टू compete
डी है रिलेट्स कंसेप्ट टू पर्सनल एक्सपीरियंस, कैन ऑर्गेनाइज फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कोड में चूज करना है, ए है ए बी एंड सी ऑनली, बी है ए सी एंड डी ऑनली, सी है बी सी एंड ई ऑनली, डी है सी डी एंड ई ऑनली। चलो आप आंसर कर लो, रजिस्टर आंसर कर लो सब। देखो बिना देख के तुक्का आप करोगे, है ना, कम से कम आप कोई टेक्निक अपना लो, 5-6 टेक्निक्स है ना, एलिमिनेशन टेक्निक है, ऐसे आप मतलब पहले समझो अच्छे से क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर कर लो। ठीक है, यस। आपका टाइम खत्म हो गई, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, बी सी एंड ई ऑनली। बी क्या, फोकस ऑन डिटेल्स ऑफ करिकुलम मटेरियल्स, यानी फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर जो होता है वो क्या करता है, करिकुलम मटेरियल पे ज्यादा फोकस करता है। लाइक और क्या है, बी सी एंड ई। सी है लाइक्स टू कम्पीट, वो दूसरे के साथ कंपटीशन में हमेशा रहता है। ठीक है, ई क्या है, कैन ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी अगर जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो खुद उसको अरेंज करता है, खुद कहां से लाएगा, तो वो उसका एफर्ट होता है ना, 100% एफर्ट वो लाता है कि नहीं मुझे कहीं ना कहीं से ये इन्फॉर्मेशन चाहिएगा। ओके, सो ये तीनों जो ऑप्शन है बी सी एंड ई, ये होते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरह फील्ड डिपेंडेंट की लर्नर ऐसा जो है, तो उसका भी आप देख लो कि वो आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, है ना, हो सकता है आ जाएगा। सो ऐसे आप मेहनत करते रहो। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग सीइंग ऑफ रिलेशनशिप इज प्रमोटेड एज एन ऑब्जेक्टिव, यानी आपको बताना है यहाँ पे कि अगर हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग की, सीइंग ऑफ रिलेशनशिप, जब हम कोई मतलब रिलेशनशिप देखते हैं तो ये किसका ऑब्जेक्टिव है ना, ए मेमोरी लेवल, बी अंडरस्टैंडिंग लेवल, सी रिफ्लेक्टिव लेवल, डी ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, यानी सीइंग ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, जब हम एक रिलेशनशिप देखते हैं आपस में कंसेप्ट को, तो उस ये किस लेवल में का ऑब्जेक्टिव है ये बताना है आपको। वेरी गुड। ये क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हैं। डिफरेंट सेशंस में 36 सेशंस हुए हैं, है ना। 2021 में कितने सेशंस हुए हैं, 36। ठीक है, सो उन 36 सेशंस के क्वेश्चंस है ये। तो मैं कह रहा था कि ये सारे क्वेश्चन जो है ये 36 शिफ्ट्स में हुए थे। एनटीए यूजीसी नेट द्वारा जो एग्जाम हुआ पिछली बार 2021 में, है ना, नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था, तो वो हुआ था 36 शिफ्ट्स में। तो 36 शिफ्ट्स के क्वेश्चंस आज होने जा रहे हैं यहाँ पे, तो हो रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं। ठीक है, 2021 के क्वेश्चन है। सो आप इसको भी मत करिएगा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपस में रिलेशनशिप हम देखते हैं, हम ज्यादा एग्जांपल्स देते हैं, कंसेप्ट्स के साथ हम एग्जांपल्स भी देते हैं। पहले हम एग्जांपल को समझाते हैं, फिर एग्जांपल को रिलेट हम किसके साथ करते हैं, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट के साथ। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। इन्हें ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं था, बट अगर आपने अच्छे से समझा होगा, एक तो ना रट्टा मारना, तो रट्टा नहीं मारना है, बट अच्छे से अगर आपने समझा होगा कंसेप्ट को, तब यहाँ पे आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली है ऐसे क्वेश्चन के लिए। चाहे वो असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन होगा, चाहे स्टेटमेंट क्वेश्चन होगा, है ना। देखो कुछ बच्चे थक जाते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले कंसेप्ट को समझो, मैं क्या कहता हूँ वो समझो आप। ठीक है, उनको माइंड में रखो हमें करना क्या है। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे कंसिडर करना है आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिर देखना है कौन सा करेक्ट होगा। फर्स्ट, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा, यूनियन टेरिटरीज में यूनियन टेरिटरीज राज्यसभा में रिप्रेजेंट नहीं किए जाते हैं।
सेकंड है, इट इज द जुरिसडिक्शन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू डिसाइड इलेक्शन डिस्प्यूट्स, यानी ये किस जुरिसडिक्शन में आता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जुरिसडिक्शन में आता है, डिसाइड इलेक्शन डिस्प्यूट्स अगर होंगे तो ये उसी के अंडर आता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर। इस तरह अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली द लोकसभा एंड द राज्यसभा, की उसमें आते हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, क्या फर्स्ट ओनली, क्या दोनों फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, है ना, क्या सी आएगा फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, डी है नन ऑफ द अबव। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। थर्टी सिक्स शिफ्ट्स के जो क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पे 2021 में जो पूछे गए हैं, ठीक है। सो आप इसको अटेंड करिए, यहाँ पे आपको बहुत कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, और यह भी पता चलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। आपका एक तरह का एग्जाम फोबिया खत्म हो जाता है यहाँ से, ओके। अब जो आपको एग्जाम एंग्जाइटी रहती है कि नहीं पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं वहां पे, ठीक है। अब जिन्होंने एग्जाम ऑलरेडी दिया उनसे पूछो, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई करेक्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पौंडीचेरी आर रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा, हैंस स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, यानी ये दिल्ली एंड पौंडीचेरी वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये दोनों जो यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। तो ये दोनों राज्यसभा में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, बट यहाँ पे क्या बोला गया है, और नॉट रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट नहीं किए जाते हैं। सेकंड है, इट इज नॉट विद इन द परव्यू ऑफ द इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एडजेक्ट इलेक्शन डिस्प्यूट्स, अगर इलेक्शन डिस्प्यूट्स होंगे तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर नहीं आता है, तो वो संभाल लेता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, उन डिस्प्यूट्स को। सो इसीलिए सेकंड भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स कि कह रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे मतलब हम कह रहे हैं कि इन्हें वो आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंडर, बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर नहीं आता है। थर्ड है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तीन आते हैं यहाँ पे, से दो ही बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दो ही बोला है, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो ये इनकरेक्ट इसलिए हैं। तो इसमें कितने आते हैं, तीन आते हैं, एक द लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। सो हेंस थर्ड इज आल्सो इनकरेक्ट। तो तीनों जो है वो इनकरेक्ट है, इसलिए नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो कोई भी इनमें से करेक्ट नहीं है, ठीक है। सो इसलिए डी पार्ट इसका आंसर आएगा। आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। एजुकेशनल टीवी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर, जो एजुकेशनल टीवी है वो पहले इंट्रोड्यूस कब किया गया है, किस साल में किया गया है इंडिया में, तो ये बताना आपको। ए है 1961, बी है 1959, सी है 1968, डी है 1965। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट क्या है, 1959, ठीक है। सो एजुकेशनल टीवी जो है वो पहले इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में 1959 में। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। आउट ऑफ द डिफरेंट मास मीडिया सच एज न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, among others the one introduced in the country with the aim of promoting development as television, यानी जैसे बाकी मीडिया है, मास मीडिया, जैसे न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, ऐसे बहुत सारे यानी मास मीडिया है, यानी इनका एक ही मकसद होता है कि यानी डेवलपमेंट करे, मतलब इसको प्रमोट करे। सो इस तरह टेलीविजन भी है, ये भी एक तरह का मास मीडिया है। तो टेलीविजन बिगन इन इंडिया इन 1959, तो ये स्टार्ट हुआ है 1959 में। एक एजुकेशनल प्रोजेक्ट बना था, है ना, सपोर्टेड बाय द यूनेस्को, जो इसको यूनेस्को ने सपोर्ट किया था।
यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और किसने किया इसको किया था और फोर्ड फाउंडेशन ने। ओके, सो इस तरह टेलीविजन वाज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ ए पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम प्रिवेलेंट इन मनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। जो टेलीविजन है ये किसके बेस पे हैं, किसके आधार पे हैं, ये ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के आधार पे हैं, ठीक है, मनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। सो इंडिपेंडेंट इंडिया द पॉलिटिकल लीडर्स रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट इज यूज्ड फॉर एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। सो इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर बात करेंगे तो पॉलिटिकल लीडर जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, इन इंफॉर्मेशन का उनको योगदान पता चला, एंड इट इज यूज फॉर एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। सो इसका यूज भी उन्होंने जाना कि कितना इंपॉर्टेंट है। Thus was started a model of public broadcasting committed to informing, educating and entertaining the people। तो मॉडल ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग उन्होंने अपनाया है, ठीक है, स्टार्ट किया है, जिसमें उन्होंने ये बोला कि इन्हें इंफॉर्मेशन देनी है, एजुकेट करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को थ्रू मास मीडिया, एंटरटेन करना, एंटरटेनमेंट देना है लोगों को, ठीक है। सो इसीलिए हम बोलेंगे कि इन्हें जो टेलीविजन है उसको स्टार्ट किया गया इंडिया में कब, 1959 में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल्स है जो फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ए आर्टिकल्स 13 to 16, बी है आर्टिकल्स 12 to 35, सी आर्टिकल्स 15 to 39, डी है नन ऑफ द अबव। सो आप सब आंसर कर लो, वेरी गुड। तो गाइस जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं इसका आंसर भी। और हाँ, जिन्होंने अभी आंसर किया है जल्दी जल्दी तो वो लाइक कर दो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, पहले से शेयर करके रखो, ठीक है। का टाइम खत्म हो गई, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल्स 12 to 35, यानी जो 12, 13, 14, 15 to 35 तक जो आर्टिकल्स है वो सारे आते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ओके, सो ये ध्यान में रखना, आप इनको अच्छे से पढ़ना। आप कभी कभार एक ही आर्टिकल आता है, आर्टिकल 12 किसके बारे में है ना, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 या कोई भी आर्टिकल, तो उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूरी पूछा जाता है एग्जाम में। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। इन विच आर द फॉलोइंग रिसर्च मेथड्स प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑप्टिमली सेफगार्ड द रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। ऐसे कौन सी रिसर्च मेथड है जिसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, ठीक है, और वहां पे हमें मिलता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स और उनको हम दूर रखते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को फिर, ठीक है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। ए एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, बी है एक्सपेरिमेंटल मेथड, सी है हिस्टोरिकल मेथड, डी है डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। आप सब आंसर कर लो, वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए। आपको बताना यहाँ पे कौन सा ऐसा रिसर्च मेथड है यानी जिसमें हम जब टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को तो वहाँ पे एक एक्सटर्नल वेरिएबल रहता है, तो उसको हम थोड़ा सा दूर रखते हैं, सेफगार्ड करते हैं उससे, एक्सटर्नल वेरिएबल से, ठीक है। तो ये बताओ आप कौन सा रिसर्च मेथड है ऐसा। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना, एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी आते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। विच आर द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के साथ कौन सा आता है, ठीक है, हाँ, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है ना, तो उसके साथ कौन से आते हैं इनमें से। ए वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट डिजाइन,
where two groups randomize subjects post-test only design. Say two groups static designs. Their randomized groups are pre-test post-test design. A have one group time series design. सब आंसर कर लो. वेरी गुड. सबों का आंसर आना चाहिए. बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो. सो यहां पे आपका टाइम खत्म हो गया है. देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. बी एंड डी ऑनली. ठीक है, तो बी क्या है? टू ग्रुप्स रैंडमाइज्ड सब्जेक्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन. तो ये आएगा. और आएगा इसमें डी पार्ट. ठीक है, डी पार्ट क्या? रैंडमाइज्ड ग्रुप्स आर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन. सो यहाँ पे रैंडमाइज्ड ग्रुप्स होते हैं ना, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन. तो ये भी आएगा इसके साथ ट्रू एक्सपेरिमेंट डिजाइन में. सो और बी पार्ट आएगा. बी और डी इसके करेक्ट आंसर है. ठीक है, तो बाकी नहीं आएंगे इसके साथ. सो आई होप यू गॉट इट. चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो. असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है. असर्शन क्या कहते हैं? इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम हैव टू एम्प्लॉय सेफगार्ड द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इश्यूज ऑफ टूल्स यूज्ड. यानी अगर हम इनोवेशन की बात करेंगे, इनोवेशन जो इवैल्यूएशन सिस्टम में होते हैं, ठीक है, हैव टू एम्प्लॉय सेफगार्ड द रिलायबिलिटी वैलिडिटी इश्यूज ऑफ टूल्स यूज्ड. तो इससे क्या होता है कि यानी हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को मेजर करते हैं वहां से अच्छे से. ठीक है, सो रीजन क्या कहते हैं? द वेरी पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज फ्रस्ट्रेटेड. जो इवैल्यूएशन है इसका पर्पस जो है वो फ्रस्ट्रेटेड होता है. ठीक है, इफ द इवैल्यूएशन टूल्स डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. अगर इवैल्यूएशन टूल्स रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी नहीं होगी अच्छे से, तब वो फ्रस्ट्रेटेड बन जाते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से अगर दोनों ट्रू है तो रीजन जो है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का. ए तो बी अगर हो सकता है कि इन्हें दोनों ट्रू होगा तो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा ए का. सी है ए करेक्ट होगा, यानी रीजन नॉट करेक्ट. ठीक है, तो डी है अगर असर्शन करेक्ट होगा तो रीजन, अगर असर्शन करेक्ट नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा, तो रीजन करेक्ट होगा. ठीक है, सो इसलिए आप आंसर कर लो सब. अभी आपको टाइम खत्म हो गया. देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर. क्या है? ए पार्ट बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है. और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. यानी इनोवेशन जो इवैल्यूएशन में होते हैं वो जो मतलब होता है उनका कि यानी वो रिलायबिलिटी वैलिडिटी को दिखाते हैं ना, वो रिलायबिलिटी वैलिडिटी को चेक करते हैं. सो इसी तरह जो इवैल्यूएशन का पर्पस होता है ना, वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होता है अगर वैल्यूएशन टूल्स में रिलायबिलिटी वैलिडिटी नहीं होगी. ठीक है, तो देखो रिलायबिलिटी वैलिडिटी यहाँ पे भी बात हुई है, तो इस तरह यहाँ पे भी हुई है. बट यहाँ पे कहता है कि अगर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टूल्स में नहीं होगी, यानी जो क्वेश्चनियर होगा उसके साथ अगर रिलायबिलिटी वैलिडिटी नहीं होगा तब वो फ्रस्ट्रेटेड बन जाता है. ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी कहता है कि यानी जो रिलायबिलिटी वैलिडिटी वो एक टूल को क्या बनाते हैं, अच्छा सा बनाते हैं. ठीक है, सो दैट मीन्स कि दोनों करेक्ट है और रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. ओके, सो आई होप यू गॉट इट. चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वालिटेटिव रिसर्च की एग्जांपल कौन सी है? ए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बी एक्सपोज फैक्टर रिसर्च, सी है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डी है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च.
आपको बताना है यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च की एग्जांपल कौन सी है। सो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, नरेटिव रिसर्च है, ग्राउंडेड थ्योरी है, केस स्टडी है, ठीक है। तो ये सारे क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज बनते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये आपको पता होना चाहिए क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सी है, क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी है, उसके एग्जाम्पल कौन से हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते। देखो इतना इजी क्वेश्चन आया था, है ना। तो चलते क्वेश्चन 15 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। देखो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। द मेजर डेफिशिएंसी ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज दैट दे फेल टू प्रोवाइड कंपैरिजन ग्रुप्स। यानी जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन जो होते हैं वो उसमें क्या होता है कि यानी वो फेल हो जाते, नाकाम हो जाते हैं कंपैरिजन ग्रुप्स को आपसे कंपैरिजन करना, ठीक है। रीजन क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस कैन बी अचीव्ड थ्रू मैचिंग एंड रैंडम असाइनमेंट्स। जो इक्विवेलेंस होती है यानी बराबरी बराबरी जो होती है इक्विवेलेंस, तो उसको अचीव किया जाता है थ्रू मैचिंग या रैंडम असाइनमेंट से। तो यहाँ पे आपको बताना है, अगर ए होगा तब, अगर ए फॉल असर्शन फॉल्स होगा रीजन ट्रू होगा। बी होगा अगर ए असर्शन ट्रू होगा तो रीजन फॉल्स होगा। सी एफ दोनों ट्रू होंगे यानी असर्शन रीजन दोनों ट्रू होंगे तो रीजन यहाँ पे करेक्ट होगा असर्शन का। डी है दोनों ट्रू होंगे, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगे तो रीजन यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा असर्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना आंसर। सो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी दोनों करेक्ट है बट आपस में मिलते नहीं है, रीजन नहीं है इसका असर्शन का ये, ठीक है। हम बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट डिजाइन फेल हो जाता है तब ये कंपैरिजन नहीं देता है दो ग्रुप्स का। अगर दो ग्रुप्स होंगे तो इस तरह इक्विवेलेंस जो है उससे हम मैचिंग कर सकते हैं, ठीक है। रैंडम असाइनमेंट भी कर सकते हैं उसमें, यानी इक्विवेलेंस हम बता सकते हैं थ्रू मैचिंग और रैंडम असाइनमेंट से। आपस में मिलते नहीं है पर दोनों करेक्ट है, ठीक है। हाँ, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते हैं क्वेश्चन 16 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। assertion is the type of question। assertion एक कहते हैं मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑकर्स व्हेन सोर्स एंड रिसीवर्स आर होमोफिलस। तो यानी ज्यादा कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन जाएगी तब जब सोर्स और रिसीवर दोनों यानी सेंडर और रिसीवर दोनों सेम के मतलब सेम नॉलेज होगी, उनमें सेम आइडिया होगा उनका, ठीक है। रीजन क्या कहते हैं, सोर्स एंड रिसीवर आर सेम लैंग्वेज, यूज सेम लैंग्वेज एंड वर्ड्स स्टिमुलेट सिमिलर मीनिंग। सोर्स और रिसीवर जो होता है जब वो सेम लैंग्वेज यूज करेंगे और वर्ड्स भी सेम यूज करेंगे तो स्टिमुलेट सिमिलर मीनिंग, यानी दोनों में सिमिलर मीनिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है अगर ए और आर यानी असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगे तो ए आएगा और रीजन जो होगा तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी असर्शन का। बी है असर्शन और रीजन जो है वो ट्रू होंगे और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा किसका, असर्शन का। सी है ए इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। डी है असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। आप सब आंसर कर लो, वेरी गुड।
सो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, दोनों ट्रू है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। यू कैसे, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब हो सकती है जब दोनों होमोफाइलस होंगे। होमोफाइलस मीन्स कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग पूरी अच्छी होगी, आइडिया एक ही होगा, ठीक है। हाँ, मतलब उनकी लैंग्वेज एक जैसी होगी, ठीक है, और वो जो आपस में वर्ड्स बोलते हैं उनको आपस में समझ भी आते हैं, ठीक है, अच्छे से, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन जाती है। तो रीजन क्या कहते हैं, जो सोर्स और रिसीवर अगर वो उनके दोनों की सेम लैंग्वेज होगी, वर्ड्स भी होंगे ना, तो वो सिमिलर मीनिंग के होंगे, तब मतलब क्या हो सकता है, यानी जब वो दोनों यूज करें एक जैसी लैंग्वेज है ना, वर्ड्स भी एक जैसे के यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा कि यानी सिमिलर मीनिंग होगी दोनों में आपस में। तो ये है ना, होमो मीन्स सेम, फेलस मीन्स लैंग्वेज, या हम बोलेंगे कि यानी जो उनकी वर्ड्स होंगे तो वो सेम होंगे। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे हम कि यानी दोनों करेक्ट है और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 17 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो, जल्दी जल्दी आंसर कर लो। स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड जो है यहाँ पे दो दिए गए हैं, तो इनमें बताना है आपको। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग ए मैसेज फ्रॉम ए सोर्स टू एन ऑडियंस विया ए चैनल। कम्युनिकेशन क्या है कि वो एक प्रोसेस है, हम एक्सचेंज करते हैं मैसेज को फ्रॉम ए सोर्स टू एन ऑडियंस। तो एक सोर्स से यानी जो बोलता है, यानी जो इंफॉर्मेशन देता है, उससे करते हैं ट्रांसमिट, एक्सचेंज करते हैं उस इंफॉर्मेशन को टू एन ऑडियंस, एक ऑडियंस तक, लोगों तक, है ना, विया चैनल, एक चैनल के जरिए। स्टेटमेंट सेकंड क्या कहता है, टू एस्टैब्लिश कॉमननेस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑडियंस रिस्पेक्टिव फॉर सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कॉमननेस होनी चाहिए आपस में, जो बोलता है, बातें जो बोलता है ना, स्पीकर जो होता है जिसको सोर्स बोलते हैं, तो जो ऑडियंस तक जो पहुंचेगी है ना, उसमें कॉमननेस होनी चाहिए, ठीक है। सो ऐसे सक्सेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगी। ऐसे आप बताना आपको, क्या दोनों सही है तो ए आएगा, अगर दोनों गलत होंगे तो बी आएगा, अगर एक सही है तो दूसरा गलत है तो सी आएगा, अगर एक फॉल्स है, एक गलत है दूसरा सही है तो डी आएगा। आप आंसर कर लो सब। देखो समझ के आंसर कर लो। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सब टाइम कम कर लो, टाइम कम नहीं होगा भैया, समझ लो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है ना, वो बोलते हैं सर, फिर वो बोलते हैं सर पहले आप समझाओ फिर हम आंसर कर देंगे, है ना। सो ये समझने की बात है, इसलिए आपको क्या करना है, आपको समझना है और आंसर करना है। और जो टैलेंटेड बच्चे हैं तो वो पहले आंसर कर लो, ठीक है, और फिर दूसरों का भी वेट कर लो, ठीक है। अपना ही फायदा नहीं लेना है, ठीक है, सबों को फायदा पहुंचना चाहिए। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके सीक्रेट में इसका आंसर ए पार्ट क्या है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड ट्रू, देने दोनों ट्रू है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब हो जाएगी जब हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं ना, तो ऑडियंस विया चैनल, या कॉमननेस जब हम दोनों में देखेंगे, ऑडियंस और सोर्स जो होगा, स्पीकर और ऑडियंस जो होंगे, तब भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। मैं कह रहा कि दोनों में होना चाहिए क्या, एक होता है टैलेंटेड और एक दूसरा होता है स्लो लर्नर, ठीक है, उसको समझाना पड़ता है पहले, बट एग्जाम में कोई नहीं समझाएगा। अब यहाँ पे इसको समझने की होती है कि उसको पता है कि टीचर आ गया है तो वो बोलेगा हमें, ठीक है। सो इसका आप आंसर कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं, फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर रैपिडली डिसअपियरिंग बट साइकोलॉजिकल ऑब्स्टैकल्स रिमेन ओविंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे आपको पता है फिजिकल बैरियर जो होते हैं वो रैपिडली डिसअपियर कभी कभार होते हैं कम्युनिकेशन में, बट जो साइकोलॉजिकल ऑब्स्टैकल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, ठीक है, वो रहते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। अब कौन से है वो, बाय फॉर्मल लैंग्वेज, बी है बाय विजुअल प्रेजेंटेशन, सी है बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डी है बाय इमोशनल अपील, सी है बाय कल्चरल एटीट्यूड। अब आपको यहाँ पे बताना है कोड में, ए है ए डी एंड ई, बी है ए बी एंड सी है बी सी एंड डी, डी है सी डी एंड ई। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आज टोटल 20 क्वेश्चंस है, ठीक है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है।
यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट क्या है, ए डी एंड ई। ए क्या है, फॉर्मल लैंग्वेज, सो इससे साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, डी क्या है, बाय इमोशनल अपील, है ना, इमोशंस, साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन इमोशंस, तो इमोशनल अपील भी आ जाएगा। ई है बाय कल्चरल एटीट्यूड, यानी कल्चर को समझना आपस में, ठीक है, तो ये भी रह जाता है कोई साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेकल, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो ए डी एंड ई इज द करेक्ट आंसर। सो चलते हैं क्वेश्चन 19 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लॉग्स इन नेटवर्क कम्युनिकेशन इज ट्रू, यानी ब्लॉग्स के रिलेटेड कौन सा ट्रू है। चलो मैं पहले इसी टाइम स्टार्ट करूंगा। ए है द कंटेंट ऑफ ए ब्लॉग कैन बी एडिटेड बाय एनीवन, यानी कंटेंट को कोई भी एडिट कर सकता है। बी है ए ब्लॉग इज ए सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सिस्टम दैट अलाउज पीपल टू चैट इन रियल टाइम, तो ब्लॉग जो है ये एक सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें लोग चैट कर सकते हैं रियल टाइम पे, ठीक है। सी है ब्लॉग कंसेप्ट पोस्ट इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। डी है ब्लॉग द हिस्ट्री ऑफ वेब पेज दैट यू हैव विजिटेड मेंटेन बाय एन आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने उसको मेंटेन किया होता है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री होती है वेब पेजेस की, ब्लॉग। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन में इसका सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। देखो ए ब्लॉग कंसेप्ट पोस्ट इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। जो ब्लॉग होता है उसमें डिफरेंट पोस्ट्स होते हैं जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 20 पे, आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट डिफिकल्ट इन गियरिंग मैसेज टू एन ऑडियंस, यानी कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन है जो डिफिकल्ट होती है मैसेज को पहुंचाने में ऑडियंस तक, ठीक है। ऑडियंस तक मैसेज को पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट होती है, ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन है। यह है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, बी है मास कम्युनिकेशन, सी है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, डी है ग्रुप कम्युनिकेशन। आप सब आंसर कर लो, वेरी गुड। गियरिंग मैसेज टू एन ऑडियंस, यानी ऑडियंस तक मैसेज को पहुंचाना, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइम खत्म होने वाला। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो बी पार्ट क्या, मास कम्युनिकेशन को डिफिकल्ट होती है, बहुत डिफिकल्ट होता है ऑडियंस तक पहुंचाना, ठीक है। जैसे मास के फॉर एग्जाम्पल कोई स्पीकर है ना, वो पहुंचा देता है, फॉर एग्जाम्पल अपना लेक्चर वो देता है, वो टेलीविजन थ्रू देता है, ठीक है। जैसे इग्नो में डिफरेंट प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं ना, तो ऐसे वो डिफिकल्ट हो जाते हैं। कुछ टीवी देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, या न्यूज़पेपर पे न्यूज़ होते हैं, वो डिफिकल्ट होती है पहुंचाना, ठीक है, लोगों तक। ऐसे भी बहुत सारे हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। इंटरपर्सनल दो के दरमियान ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इंट्रा मीन्स अपने सेल्फ के साथ बातें करना, ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन में 10-15 लोग होते हैं ना, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है मैसेज पहुंचाना उन तक। तो मास कम्युनिकेशन तक डिफिकल्ट होती है, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, है ना। सो आई होप यू गॉट इट। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, इस वेबसाइट पे जाओ और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये कुछ क्लास है, इनका आप लाभ लीजिएगा, ठीक है। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए। थैंक यू एवरीवन, ठीक है। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए। देन उससे क्या हमें होता है, उससे हमें एक मोटिवेशन आ जाती है, नहीं हमने कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ किया है, ठीक है। और खुद वीडियो को भी लाइक कर लो, ठीक है। सो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लो, जहां पे भी आपको हो सके। आपसे हमें एक मतलब निवेदन करते हैं, वो आप लाइक और शेयर करते हो, बस आपसे कुछ नहीं मांगते। बाकी हमारा काम है आप तक क्वेश्चंस पहुंचाना, ठीक है, एमसीक्यूज या कंटेंट आप तक पहुंचाना, ओके। सो थैंक यू एवरीवन। सो ये 2 PM का जो क्लास होता है, एमसीक्यू क्लास होता है पेपर 1 के लिए, सो इसको आप मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, ओके। सो अगर आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको हम अटेंड कर लेंगे, एड्रेस कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।